नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर को, जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। और हम बात कर रहे थे कि एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके संबंध कैसे हैं, और इसी तरह हम एक एक जो देश है उसको लेकर उसके बारे में संबंध देख रहे थे भारत के साथ। तो हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में नेपाल और भारत के संबंध की। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद आपका चैप्टर ये 5th जो है वो समाप्त हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं वापस से टॉपिक की, कि हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था कि नेपाल और भारत के बीच जो मतभेद है ना, वो है भारत नहीं, नेपाल और चीन के दोस्ती को लेकर। यानी नेपाल क्या कर रहा है कि चीन से दोस्ती बना रहा है, फिर पुराने कुछ व्यापार के मुद्दे हैं जिसे लेकर भी हमारे बीच मतभेद है। और अगर हम सहमति की बात करें तो हम जो दो देश है वो बिना वीज़ा पासपोर्ट के एक दूसरे के देश आ जा सकते हैं। फिर हमारे बीच मुफ्त व्यापार की भी संधि हुई है और इसके साथ ही हम एक दूसरे के देश में फ्री में काम भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी सहमति है। और अब हम बात करेंगे हमारे बीच किन मुद्दों को लेकर मतभेद है। तो दो मुद्दा जो था वो मैंने लास्ट टॉपिक पे आपको बता दिया था। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके आगे के चैप्टर में जो भी बचा हुआ है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं कि नेपाल सरकार क्या करती है ना, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। यानी देखो, जब भी कोई नेपाल क्या करता है कि कोई भी आतंकवादी या माओवादी ऐसा कोई संगठन अगर भारत के विरोध में जाता है ना, तो नेपाल सरकार क्या करती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, जिसे लेकर हमारे बीच मतभेद है। क्योंकि अगर वो हमारा अच्छा मित्र है तो उसे साबित भी तो करना चाहिए, उसे क्या करनी चाहिए, अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। तो इस कारण हमारे बीच मतभेद है। अब देखिए, नेपाल सोचता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है। वो जो चीन वाला मुद्दा है, यानी चीन का नेपाल के साथ दोस्ती, इसे लेकर नेपाल को ऐसा लगता है कि भारत क्या कर रहा है, उनके अंदरूनी मामले में यानी आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। तो ये इनका मानना है। अब हम बात करते हैं कि नदी जल पनबिजली पर आग गिराया है, ऐसा नेपाल को लगता है। यानी उसे क्या लगता है कि भारत क्या कर रहा है, नेपाल के जो प्रोजेक्ट है पनबिजली या फिर नदी जल, उन पर हम लोग आग गिराए हैं, यानी नजर रखे हुए। तो ऐसा नेपाल को लगता है। और इन्हीं कारण क्या है, हम दोनों देशों के बीच थोड़ी सी मतभेद है, थोड़े से विवाद वाले मुद्दे हैं। तो यहाँ आपको क्या होगा, नेपाल और भारत की बहुत अच्छे से जो भी संबंध है, यानी अच्छे बुरे पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया और कुछ भी बाकी नहीं रहा है आई थिंक। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फिर से वीडियो आप एक बार देख लेना। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और इसके बाद आप अपना कॉपी तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है और तैयारी करते करते कब एग्जाम आ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, भारत व श्रीलंका के संबंध। अब हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के संबंध की। जिस तरह हमने भारत और नेपाल के संबंधों की बात की, तो पहले हम देखते हैं कि हम दोनों देशों के बीच किस बातों को लेकर सहमति है। तो देखो, मुफ्त व्यापार समझौता, जिस तरह हमारे नेपाल के साथ मुफ्त व्यापार है, उसी तरह क्या है, श्रीलंका के साथ भी हमारा मुफ्त व्यापार चलता है। फिर मित्रता की संधियां भी है हमारे बीच। श्रीलंका में सुनामी के दौरान मदद, जब श्रीलंका में सुनामी आई थी ना, तो सबसे पहले मदद के लिए जाने वाला देश कौन था, तो भारत था। तो ये जो मुद्दे हैं वो है हमारे भी सहमति के। फिर श्रीलंका में शांति सेना वापस बुलाई। देखिए, हमने आपको बताया था क्या कि 1987 में हम लोग क्या किए थे, वहाँ एक शांति सेना भेजे थे, जिसका उद्देश्य क्या था कि तमिल और जो सिंगलियों के बीच विवाद है ना, उसे कम करना। लेकिन वो क्या की कि लिट्टे के संघर्ष में फंस गई हमारी जो सेना थी, और इससे कारण क्या लगा वहाँ की सरकार को कि हम उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करें, और वहाँ के लोगों को यानी वहाँ की जनता को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो हमने क्या किया था, जैसे ही हमें पता चला कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो हमने क्या की थी, श्रीलंका से जो शांति सेना भेजा गया था उसे हमने वापस बुला लिया था। तो इस बात को लेकर हमारे बीच सहमति है कि हमने क्या किया, उसके बाद पर उसे वापस भी बुला लिया। और यही जो लाइन है ना, वो आप विवाद में भी लिख सकते हो। यहाँ पर हमने बुलाया था तो ये सहमति हो गई, और हमने अगर भेजा था, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम तो शांति सेना भेजे थे, वहां जाकर क्या हुआ कि वो उलझ गई, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी जो विवाद का मुद्दा है ना, वो भी इसे ही लेकर होता है। आप देख सकते हो क्या है, 1987 में सेना भेजना, इसे लेकर हमारे बीच विवाद भी है, और इसे ही लेकर हमारे बीच क्या है,
एक सहमति भी है। फिर है तमिल लोगों का मुद्दा। जो तमिल लोगों का मुद्दा है इसे लेकर हमारे बीच विवाद है कि तमिल लोग क्या कर रहे हैं, जो भारत से गए वो वहां पर अलग देश की मांग कर रहे हैं। फिर देखो तमिल द्वारा अलग देश की मांग करना भी मैंने बताया। फिर देखिए लिट्टे का संघर्ष। लिट्टे का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए लिट्टे का जो संघर्ष है ये भी क्या है, हमारे भी विवाद का मुद्दा है, क्योंकि लिट्टे जो है वो भारत के तमिल को क्या करता है, वहाँ पे सपोर्ट करता है और उन्हें मतलब अलग देश की मांग करने में मदद कर रहा है। फिर हम देखते हैं अंदरूनी दखल अंदाजी। ये इसी क्या लगता है कि भारत क्या कर रहा है, उनके यहाँ भी अंदरूनी दखल अंदाजी कर रहा है। तो पता नहीं सारे देशों को ऐसा ही क्यों लगता है। चलिए देखिए भारत और भूटान के संबंध। देखो हमने अभी तक इतने सारे देशों के साथ संबंध देखे ना, तो वहाँ हमने आपको क्या बताया, पहले सहमति बताई फिर विवाद बताए। लेकिन आप देखो भूटान के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे हैं ना कि हमारे बीच एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे विवाद हो सके। तो यहाँ पे सिर्फ हम सहमति देखेंगे, तो ये एक अच्छा क्या है, उदाहरण है। भारत और भूटान के संबंध हम देखते हैं कि भारत और भूटान के संबंध बहुत मधुर हैं। भूटान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भी भारत विरोधी तत्वों में नहीं होने दिया। जो भूटान है ना वो कभी भी अपने जमीन का, अपने देश का उपयोग भारत के विरोधी तत्वों को यानी नहीं करने दिया। यानी क्या किया कि वो किसी भी ऐसे संगठन या किसी भी चीज़ों को इस तरह यूज़ नहीं करने दिया कि वो भारत को क्या कर सके, नुकसान पहुंचा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखिए भारत भूटान में पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। देखिए भूटान जो है ना उसमें जो पनबिजली प्रोजेक्ट है उसमें भारत मदद कर रहा है। और अगर आपको लगता होगा कि भूटान जो है वो बहुत विकसित देश है, यानी बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूटान जो है ना वो बहुत छोटा सा देश है। तो इस कारण ना ऐसे देश को क्या करना होता है कि बहुत सारे देश मिलकर उन देशों में अनुदान देते हैं, यानी कुछ जो पैसे होते हैं आर्थिक मदद करते हैं जिससे क्या कर सके, वो अपना विकास कर सके। तो इस तरह जो इसके यहाँ अनुदान जाता है ना भूटान के का, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाला देश कौन है, तो वो है भारत। यानी हम क्या करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। और यही कारण है कि ये भी क्या कर रहा है, उसी को हमें क्या करता है, चुका कर देता है। और कभी भी जो अपनी ज़मीन है उसका इस्तेमाल हमारे यानी भारत के विरोधी तत्वों में नहीं होने दिया। तो ये सब है कि हमारे बीच जो सहमति है। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत और भूटान के क्या है, हमारे संबंध कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत और भूटान के संबंध लिखिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने तो आपको बस ऐसे ही बता दिया कि मधुर है, तो ऐसे में आप उसे खुद अपने मन से ऐड करके लिख सकते हो। इतना तो मैंने आपको बस टॉपिक बताया कि इतना क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। लेकिन अब आप उसमें ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये मैंने कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया है। चलिए भारत और मालदीव के संबंध हम देखेंगे। जो मालदीव है ना उसके संबंध भारत के साथ कैसे है, तो इसके भी संबंध क्या है हमारे साथ बहुत अच्छे। आप देखोगे 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिक ने मालदीव पर हमला कर दिया। देखिए भाड़े के सैनिक यानी गुंडे मवाली टाइप। तो उन्होंने क्या किया, 1988 में श्रीलंका के आए कुछ भाड़े के सैनिक ने मालदीव पर हमला कर दिया। अब ऐसे में मालदीव क्या किया, घबरा गया और भारत से मदद मांगी। और भारत क्या किया, फिर से उसकी मदद कर दी। तुरंत ही उसके मदद मांगने से ही हमने क्या किया, उसकी मदद करने के लिए वहां पर सेना भेज दी। फिर क्या हुआ, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योगों में भी मदद किया। और इसके साथ ही हमने उसके जो मत्स्य उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, मालदीव बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसके जो यहाँ पे ना बहुत सारे आते हैं टूरिस्ट लोग घूमने के लिए। तो इसमें भी क्या है, हम लोग उसका हेल्प करते हैं कि वो उसका और अच्छे से विकास कर पाए। तो ये आपने पढ़ लिया कि भारत और मालदीव के संबंध। और हमने आपको पहले ही नेपाल, श्रीलंका, मालदीव सारे देशों के जो भी दक्षिण एशिया में शामिल है उसके संबंध, उसके बारे में टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे सार्क की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं बहुत कहूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो चलिए हम देखते हैं सार्क के बारे में। इससे हम थोड़ा सा देखिए जो सार्क है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1985 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, यानी जो मुख्यालय है वो है नेपाल में, यानी
उसकी राजधानी जो है काठमांडू, वहाँ पर इसका मेन ऑफिस है, मुख्यालय है। फिर हम बात करते हैं सार्क के फुल फॉर्म की, तो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सार्क का क्या लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए। और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको दो लगभग रहता ही है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है यूएनओ, यूनिसेफ, ये सब जो चैप्टर आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत सारे फुल फॉर्म है। और फिर आपसे सार्क ये सब के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर नाटो। तो आपको इन सब के हमेशा याद होने चाहिए। फिर देखिए इसका जो हिंदी में नाम है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया हिंदी में और इंग्लिश में, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, तो काठमांडू में, और इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। देखो इसके जो सदस्य देश है ना, वो वही देश है जो क्या है, दक्षिण एशिया में शामिल है। आप नाम से भी देख सकते हो, दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशियाई के देश ही इसमें शामिल होंगे। आप देखो जो सदस्य देश है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये सब देश कौन से हैं जो इसमें शामिल हैं। तो ये क्या हुआ आपको पता चल गया। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं कि हाँ, ये देख लीजिए कि अफगानिस्तान कब इसमें 2007 में शामिल हुआ था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो संगठन है ना, वो सफल नहीं रहा। यानी जिस तरह हमने बात की थी यूरोपीय संघ की, आसियान की, तो वो क्या है, एक सफल संगठन है। मतलब उन्होंने अपने क्षेत्रीय जो उसकी अखंडता थी उसको बनाए रखा, उसके विवादों को कम किया, उसका विकास किया, मतलब हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से विकास किया। लेकिन आपको जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि जो सार्क है ना, यह बहुत ही असफल रहा। यानी जो इसके देश है ना, इनके बीच इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे विवाद हैं कि ये सफल हो ही नहीं पाता है। अब इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद है, यह देश आपस में लड़ते रहते, इनमें एकता नहीं है, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता, और इसके देश जो होते हैं ना, इनके बीच हमेशा युद्ध हो जाता है। तो यही कारण है ना कि सार्क सफल नहीं हो पाया। तो ये तो हो गई सार्क की बात। और इसी तरह एक और संगठन है जो कि दक्षिण एशिया का ही है, वो है साफ्टा। और आपको जानना होगा कि ये भी जो है ना, वो असफल संगठन है। यानी आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा ना कि यहाँ जो भी संगठन है वो क्या है कि असफल ही क्यों रहे हैं। तो ये देखो इस क्षेत्र में ही शायद हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ही कमी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विवाद है और लोगों को आपस में ना प्यार है ही नहीं, और सभी देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एकता नहीं है। और यही कारण है क्या कि यहाँ पे कोई भी संगठन जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। देखिए साफ्टा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, SAFTA होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो यानी दक्षिण एशियाई मुफ्त व्यापार क्षेत्र समझौता। ये कब हुआ था, आप देखो इसका जो डेट है ना, ये आपको याद करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। पहला देखो कि इसे लाया गया था 2002 में, फिर इसका हस्ताक्षर कब हुआ तो 2004 में, और इसे लागू कब किया गया तो 1 जनवरी 2006। यानी आप देख सकते हो किस तरह बराबर बराबर गैप दिया हुआ है इसके लाने में, हस्ताक्षर में और लागू होने में। तो इसमें आपको याद करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी और आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो लाया गया था ना, इसका भी एक लक्ष्य था। जैसे हमने पढ़ा था ना कि आसियान में एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन था, जिसका क्या काम था कि उसके जो क्षेत्र है उसमें व्यापार व्यवस्था बनाना और उनके व्यापारिक विकास करना। तो उसी तरह यही सोचकर क्या किया गया था, साफ्टा को लाया गया था कि हम इसका इस तरह से विकास कर पाए इसमें शामिल देशों का। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भी क्या है, सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इनमें जो शामिल देश है ना, उन्हें क्या लगता है कि भारत अपना फायदा निकाल रहा है, यानी भारत जो क्या कर रहा है उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है, और इसी कारण उन्होंने क्या किया, साफ्टा को नहीं माना। देखो भारत सोचता है कि हर देश का फायदा होगा, और हमारा इसके पीछे क्या सोच है कि इससे हर देश का फायदा होगा, मुफ्त व्यापार से राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा, और अगर राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, हम जो देश है उनके बीच संधियां होगी, समझौते होंगे और थोड़ा सा मेल मिलाप होगा, यानी जो भी विवाद है हम उसको धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई देश इसे मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भारत का ना
पहले से ही, यानी जो भी इसके मित्र देश हैं उनके साथ हमारा दो पक्षीय समझौता है, यानी हम दोनों के बीच में पहले से ही मुफ्त व्यापार जो है वो चलता आ रहा है। इसलिए हमारे लिए ये इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये उन देशों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है जो क्या है कि जिनका मुक्त व्यापार नहीं चल पाता ज़्यादा देशों के साथ, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम, लेकिन क्या है वही मानने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ्टा भी अच्छे से समझ में आ गया, हमने सार्क के बारे में भी पढ़ लिया और बहुत सारे देशों के मतभेद और सहमति के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे आई होप। और प्लीज़ अभी कोरोना वायरस से बाहर नहीं जाना है, घर पे रहना है। बाय बाय।